हेलो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में पढ़ा और आज हम जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार और आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ कि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। लाइट रिएक्शन में जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है उसी को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और ये टू टाइप का होता है। पहला जो होता है आपका जो है नॉन साइक्लिक होता है और दूसरा साइक्लिक होता है। पिछले लेक्चर में हमने जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में पढ़ा और इस लेक्चर में हम जो साइक्लिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता था उसमें क्या होता था, जो है उसको नॉन साइक्लिक क्यों कहते थे? नॉन साइक्लिक इसलिए कहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर P700 से जो निकलता था वो फाइनली जो है ऑक्सीडाइज NADP को रिड्यूस करता था। तो जो इलेक्ट्रॉन आपका निकला जो है रिएक्शन फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर P700 से, वो वापस उसमें रिटर्न नहीं होता था और वो ऑक्सीडाइज NADP के रिडक्शन में यूज हो जाता था। और वहाँ पे जो होल क्रिएट होता था इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से, वो आपका फिल होता था फोटो सिस्टम सेकेंड के रिएक्शन सेंटर P680 के इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और फिर जो वहाँ पे होल क्रिएट होता था वो वाटर को ऑक्सीडाइज करके जो इलेक्ट्रॉन वाटर का होता था उसके थ्रू जो है फोटो सिस्टम सेकेंड के P680 फोटो सिस्टम का होल भरा जाता था। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता था आपका जहाँ से निकलता था वहाँ पे वापस रिटर्न नहीं होता था, इसलिए जो है इसे हम जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते थे। इट इज़ कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बिकॉज द इलेक्ट्रॉन दैट इमिट कम नॉट बैक टू द ओरिजिनल साइट। जो इलेक्ट्रॉन निकलता था जहाँ से वहाँ पे वो नहीं आता था, इसलिए हम उसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। आज बच्चों हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट ही इन्वॉल्व होता है, सेकेंड नहीं इन्वॉल्व होता है। और जो इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्साइटेशन के कारण जब निकलता है तो जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के उससे होता हुआ वापस फिर जो है रिएक्शन सेंटर को आ जाता है। मतलब कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है फिर वापस वो रिटर्न हो जाता है। यहाँ पे जो है रिएक्शन सेंटर P700 का इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो इमिट होता है और वेरियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता हुआ फाइनली इस रिएक्शन सेंटर को रिटर्न हो जाता है। इसलिए इसे हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ वापस वहाँ पे बैक वो आ जाता है। देखिए, दोनों के बारे में अगर हम कुछ डिफरेंस की बात करें तो जो आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है उसमें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है उसमें केवल पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, उसमें सेकेंड नहीं इन्वॉल्व होता है। दूसरा जो डिफरेंस होता है कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ऑक्सीडाइज NADP का रिडक्शन होता है, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो ऑक्सीडाइज NADP का रिडक्शन नहीं होता है। तीसरा जो मेजर डिफरेंस होता है, नॉन साइक्लिक में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है जिससे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इवोल्व होता है, जबकि साइक्लिक में वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता है। नाउ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है सेकेंड नहीं इन्वॉल्व होता है। और इसमें जब लाइट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स के थ्रू, तो ये एनर्जी जो है रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जिससे जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके P700 के रिएक्शन सेंटर के, ये एक्साइटेड होते हैं और ये इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये जीरो के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा ये जीरो एक्सेप्ट कर लेगा, ये इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आपका जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है इसको चले जाते हैं और ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब
A0 को जाते हैं तो रिएक्शन सेंटर ऑक्सीडाइज होते हैं, रिड्यूस होता है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब A1 को जाते हैं तो A0 ऑक्सीडाइज होता है, A1 रिड्यूस होता है। फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जो आपका A2 को जाते हैं, A2 से इलेक्ट्रॉन FD फेरिडॉक्सिन को जाते हैं तो A2 ऑक्सीडाइज होता है और ये रिड्यूस होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे साइटोक्रोम B6 को जाते हैं और इस स्टेप पे जब इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होता है तो एक ATP मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है। 180p मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है ADP और IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। साइटोक्रोम B6 से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपका प्लास्टोक्यूनोन को जाते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो गए, रिड्यूस होगा, ये ऑर्डर चलता रहेगा। प्लास्टोक्यूनोन के रिडक्शन के लिए प्रोटॉन की भी जरूरत होती है, तो 2 प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमल साइड से लिए जाते हैं और प्लास्टोक्यूनोन रिड्यूस होता है। इसका रिड्यूस फॉर्म प्लास्टोहाइड्रोक्यूनोन कहलाता है। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F को जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो फिर होगा आपका साइटोक्रोम F को जाता है। जब साइटोक्रोम F को इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। पहला ATP का फॉर्मेशन होता है, दूसरा जो हाइड्रोजन होते हैं इधर रिलीज हो जाते हैं थाइलोक्वाइड लूमेन साइड में। साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स जो का काम होता है इन प्रोटॉनों को पंप करना, क्योंकि प्रोटॉन इस मेम्ब्रेन के रास्ते नहीं क्रॉस हो सकते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटॉनों के लिए इम्परमिएबल होती है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये रिड्यूस प्लास्टोक्यूनोन या प्लास्टोहाइड्रोक्यूनोन से साइटोक्रोम F को जाते हैं तो उस समय जो है 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। पहला होता है ATP का फॉर्मेशन होता है और दूसरा जो होता है जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उसको ये साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स पंप कर देता है इधर लूमिनल साइड में। ऐसा इसलिए होता है कि प्रोटॉन मेम्ब्रेन के रास्ते नहीं क्रॉस हो सकते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटॉनों के लिए इम्परमिएबल होती है। फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोसाइनोन को जाते हैं। प्लास्टोसाइनोन एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है और ये एक शटल का काम करता है। शटल मतलब जो है जो एक चीज़ को दूसरे जगह पे ले जाए, और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। इसका मतलब ये मूव करता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं ये मूव करके इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र कर देता है। और ये जो ये लूमिनल साइड में थैलोक्वाइड के लूमिनल साइड में लोकेटेड होता है। साइटोक्रोम इसका काम होता है साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाना, P700 रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाने का काम होता है। और ये आप इम्पोर्टेंट बात है, इसको नोट करिए, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। PC यहाँ लिखते हैं हम, PC इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ ET। PC एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, और ये इलेक्ट्रॉनों को जो साइटोक्रोम F से आपका रिएक्शन सेंटर P700 तक ले जाता है। P700 हमने बताया आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होते हैं रिएक्शन सेंटर से, वेरियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट हैं, से होते हुए वापस यहाँ पे आ जाते हैं, रिएक्शन सेंटर को वापस आ जाते हैं। मतलब कि इस फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन सेंटर P700 है वहाँ से इमिट होकर के वेरियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू साइक्लिक मैनर में वापस फिर आपका रिएक्शन सेंटर को आ जाते हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और इसमें 2 जगह पे ATP का फॉर्मेशन होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ये अभी कंट्रोवर्शियल है। कुछ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है FD से साइटोक्रोम B6 को जाते हैं, फिर वहाँ से प्लास्टोक्यूनोन और इस तरह से फिर यहाँ पे आते हैं। और कुछ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन FD से सीधे जो है साइटोक्रोम F को जाते हैं या PC को पहुँचते हैं और यहाँ से फिर रिएक्शन सेंटर को जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में जो आपका यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो है कंट्रोवर्शियल है और ये क्लियर नहीं है। एक जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग FD से इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली साइटोक्रोम F या PC को आ जाते हैं। और इसमें जो है आपका जो है ATP का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये तो था आपका जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। नाउ डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन।
difference between difference देखिए फर्स्ट डिफरेंस जो होता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में, इन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोथ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड इन्वॉल्व, बट इन द साइक्लिक ओनली वन दैट इज द फोटोसिस्टम फर्स्ट इज इन्वॉल्व। तो देखिए पहला डिफरेंस क्या होगा, इन इट इन्वॉल्व both photosystem first and photosystem second, while in the cyclic it involve only photosystem first second reduce NADP is produced। देखिए इसमें नॉन साइक्लिक में NADP का रिडक्शन होता है जिससे रिड्यूस NADP प्रोड्यूस होता है, और इसमें आपका जो है NADP का रिडक्शन नहीं होता है। नो रिड्यूस्ड NADPH is produced। इसमें NADP का रिडक्शन नहीं होता है जिसलिए रिड्यूस NADP नहीं प्रोड्यूस होता है, और इसमें नॉन साइक्लिक में होता है जिससे इसमें फोटोसिंथेसिस की रेट हाई होती है और इसमें लेस हो जाती है, क्योंकि NADP जो रिड्यूस NADPH होता है आपका हमने पहले बताया कि ये स्टिमुलेटरी पावर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में हेल्प करता है। थर्ड डिफरेंस जो होता है आपका फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस अकर। देखिए इसमें फोटो ऑक्सीडेशन वाटर का होता है जिससे आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इवोल्व होता है, हेंस इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 टेक प्लेस। और इसमें आपका वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसलिए जो है आपका ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी नहीं होता है। तो थर्ड डिफरेंस होगा आपका फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर नॉट अकर। Hence molecular oxygen
not produce. साइक्लिक में जो है वाटर का जो है फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जिससे आपका ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता है। और देखिए फोर्थ जो डिफरेंस होता है आपका, इलेक्ट्रॉन electrons not come to original site. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके जो हैं ओरिजिनल साइट पे नहीं इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके क्या होंगे, ओरिजिनल साइट पे जो है नहीं आ पाते हैं, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वापस वहाँ पे बैक वो नहीं आते हैं। और यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ओरिजिनल साइट। देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर होता है उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके जब वहाँ से निकलते हैं तो वेरियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मदद से वो जो फिर वापस रिएक्शन सेंटर में आ जाते हैं। तो साइक्लिक इसीलिए नाम पड़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जहाँ से निकलता है वापस वहाँ पे आ जाता है। और नॉन साइक्लिक इसलिए नाम पड़ा है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलते हैं, जैसे आपने देखा फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो आपका NADP को रिड्यूस करने में यूज हो जाते हैं, और वहाँ जो गैप होता है वो आपका जो फोटो सिस्टम सेकेंड के इलेक्ट्रॉन के थ्रू भरा जाता है। और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वाटर के आपका आ करके फोटो सिस्टम सेकेंड के रिएक्शन सेंटर P680 के गैप को भरते हैं। तो नॉन साइक्लिक में आपका जो है फाइनल इलेक्ट्रॉनों का डोनर आपको याद रखना वाटर होता है। प्लांट्स में, बैक्टीरिया वगैरह में जो है हाइड्रोजन सल्फाइड या और भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकते हैं। और जो साइक्लिक में जो होता है वाटर का फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, वहाँ वाटर इलेक्ट्रॉन को डोनर का काम नहीं करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट के वो वेरियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वापस वहाँ पे आ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फिफ्थ जो डिफरेंस होता है, इट अकर बोथ इन स्ट्रोमल लैमेली as well as ग्रेनल लैमेली। It occurs in stromal लैमेली। देखिए आपका जो होता है नॉन साइक्लिक जो होता है इसमें स्ट्रोमल लैमेली और ग्रेनल लैमेली दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इसमें सिर्फ स्ट्रोमल लैमेली इन्वॉल्व होता है। इसका रीज़न क्या होता है, देखिए हमने बताया आपको कि जो आपकी स्ट्रोमल लैमेली होती है उसमें केवल आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है और फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं होता है। दूसरा जो रीजन होता है एंजाइम जो होता है NADP रिडक्टेज, जो NADP का रिडक्शन में यूज होता है ये आपका जो है स्ट्रोमल लैमेली में नहीं पाया जाता है, ये आपका ग्रेनल लैमेली में पाया जाता है। इसलिए जो होता है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है आपका जो है स्ट्रोमल लैमेली में होता है, ग्रेनल लैमेली में ये नहीं होता है। इसके दो रीजंस हैं, पहला कि जो आपका फोटो सिस्टम जो सेकेंड होता है
फोटो सिस्टम जो सेकेंड होता है ये आपका स्ट्रोमल लैमेली में ये स्ट्रोमल लैमेली में नहीं पाया जाता है। और दूसरा जो एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज, ये भी आपका जो होता है स्ट्रोमल इसमें स्ट्रोमल लैमेली में नहीं पाया जाता है। इसलिए जो आपका वहाँ पे NADP का रिडक्शन नहीं होता है, इसलिए आपका इसमें जो है स्ट्रोमल लैमेली में सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। और इसमें दोनों लैमेली इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रोमल एज वेल ग्रेनल, क्योंकि ग्रेनल लैमेली में फोटो सिस्टम सेकेंड भी होता है, फर्स्ट भी होता है। स्ट्रोमल लैमेली में सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी इस ग्रेनल लैमेली में पाए जाते हैं, स्ट्रोमल लैमेली में नहीं पाए जाते हैं। और जो आपका 6 डिफरेंस होता है, इट अकर मोस्टली इन प्लांट, और ये आपका बैक्टीरिया में मोस्टली होता है। इट अकर्स मोस्टली इन बैक्टीरिया। देखिए ये कुछ डिफरेंस है आपका नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस में। देखिए प्लांट में कब जो है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्टार्ट होगा, देखिए ये ऐसा तब होगा जब आपका लाइट जिसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से अधिक हो, वो यूज हो या वो सिर्फ अवेलेबल हो प्लांट्स के लिए। तो ऐसे में फोटो सिस्टम सेकेंड इनएक्टिव हो जाता है, वो ऑपरेट नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्टार्ट हो जाती हैं। या कुछ इनहिबिटर होते हैं, अगर उस इनहिबिटर का यूज कर दें, जैसे आपका डाईक्लोरोफेनिल आपका डाईक्लोरोफेनिल डाईमेथिल यूरिया ऐसे जैसे इनहिबिटर्स हैं, ये क्या करते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे उसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। तब फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं काम करता है, बस फर्स्ट काम करता है, तब भी साइक्लिक जो है आपका फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन तब प्लांट्स में ऑपरेट होता है जब लाइट जो होता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ से अधिक हो, उससे कम वेवलेंथ की लाइट ना प्लांट को अवेलेबल होती हो। तो ऐसे में फोटो सिस्टम फर्स्ट ही बस एक्टिव बना रहता है, फोटो सिस्टम सेकेंड एक्टिव नहीं रह पाता है, जिससे आपकी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है। दूसरा जो है इनहिबिटर होते हैं जो फोटो सिस्टम सेकेंड को इनहिबिट कर देते हैं, इसके कारण भी जो आपका जो है फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं काम कर पाता है, जिससे आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है। अभी तक बच्चों हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में डिस्कस किया, और जिसमें पढ़ा कि फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब ये होता है कि ATP का प्रोडक्शन जो लाइट रिएक्शन में होता है। नाउ क्वेश्चन अराइज हाउ ATP इज सिंथेसाइज। देखिए अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे ATP सिंथेसाइज होता है। देयर आर वेरियस थ्योरी have been proposed time to time to explain for the synthesis of ATP. The most widely accepted theory is chemoosmotic theory which was given by Peter Michael. कई थ्योरियाँ जो है टाइम टू टाइम दी गई, उसमें सबसे ज़्यादा जो ATP सिंथेसिस के लिए जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो आपका केमोऑस्मोटिक थ्योरी है। और ये ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट दोनों में भी इसी तरीके से ATP की सिंथेसिस होती है। एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय पीटर माइकल एंड फॉर दिस ही गॉट नोबेल प्राइज, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। देखिए इस थ्योरी की सबसे जो इम्पोर्टेंट जो की थिंग्स ये होती है कि जो ये आपका थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, और जैसा हमने बताया कि ये हाइड्रोजन आयन के लिए इम्परमिएबल होती है मेम्ब्रेन, और ये थैलेक्वाइड लूमेन है। लूमेन और ये स्ट्रोमा है।
तो इस थ्योरी की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या और भी जो आपके जो एलिमेंट्स हैं आपके फोटोफॉस्फोरिलेशन के, उसका काम ये होता है कि जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन का जो लूमेन होता है, लूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना, जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब प्रोटॉनों का डिफरेंस आपका क्रिएट हो जाए इस मेम्ब्रेन के क्रॉस, मतलब इधर जो आपकी प्रोटॉनों की कमी हो जाए और इधर प्रोटॉन की नंबर या कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो जाए, जिससे आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है और या प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, जिससे इस मेम्ब्रेन के ये क्रॉस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और वही पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपके एटीपी सिंथेसिस में यूज़ की जाती है। अब देखिए कैसे होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, कैसे बिल्डअप होता है, कैसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इधर हो जाते हैं और मेम्ब्रेन इन साइड पे मोर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है और आउटसाइड पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। तो देखिए हमने बताया आपका कि जो फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नॉन साइक्लिक में आपका प्लास्टोक्विनोन के रिडक्शन में के लिए यूज होते हैं। वेरियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन आपका प्लास्टोक्विनोन को रिड्यूस करते हैं। और यह इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए प्लास्टोक्विनोन के रिडक्शन के लिए 2 प्रोटॉनों की जरूरत होती है जो स्ट्रोमल साइड से लिए जाते हैं और रिड्यूस प्लास्टोक्विनोन बनता है। ये भी एक मोबाइल आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होते हैं आपके फोटोफॉस्फोरिलेशन के या लाइट रिएक्शन के, ये मोबाइल कैरियर होते हैं और ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसके रिडक्शन के लिए आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चाहिए। 2 प्रोटॉन ये इधर से लेता है, स्ट्रोमल साइड से लेता है और रिड्यूस हो जाता है और इसके बाद ये मूव करके साइटोक्रोम एफ कॉम्प्लेक्स को जाता है। साइटोक्रोम एफ कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें साइटोक्रोम एफ और विको फैक्टर्स का ये बना होता है और ये मोबाइल नहीं होता है, मेम्ब्रेन में जहाँ पे फिक्स होता है। अब ये आपका रिड्यूस प्लास्टोक्विनोन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा और जब इलेक्ट्रॉन इसको दे करके रिड्यूस करता अपने ऑक्सीडाइज होता है तो उसी समय प्रोटॉन जो होते हैं साइटोक्रोम एफ कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये इसके प्रोटॉन जो होते हैं आपका यह हाइड्रोजन आयन लूमिनल साइड में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो साइटोक्रोम एफ का काम ये होता है कि प्रोटॉनों को आपका लूमिनल साइड में रिलीज कर देना, जो इसके प्रोटॉन है उसको लूमिनल साइड में रिलीज करना। इसके बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन दूसरा काम होता है साइटोक्रोम एफ का कि इलेक्ट्रॉन को जो है प्लास्टोसाइनिन को देना। प्लास्टोसाइनिन एक जो है वाटर सॉल्युबल मोबाइल प्रोटीन होता है और ये शटल का काम करता है साइटोक्रोम एफ से फोटो सिस्टम फर्स्ट के बीच, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को जो है साइटोक्रोम एफ से आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट तक पहुंचाता है। ये मोबाइल कैरियर होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है और ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में होता है, लूमिनल साइड में होता है। और ये जो आपका शटल का काम करता है या मोबाइल कैरियर का काम करता है फोटो सिस्टम सेकेंड और साइटोक्रोम एफ के बीच में। और ये पीसी जो प्लास्टोसाइनिन है साइटोक्रोम एफ और इसके बीच में शटल का काम करता है। शटल मतलब मोबाइल कैरियर का काम करता है जो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ पे पहुँचाता है। तो देखिए पहला जो प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट या ज़्यादा प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, कब? जब आपका जो है इलेक्ट्रॉन रिड्यूस प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम एफ को जाते हैं तो इसी समय जो 2 प्रोटॉन भी अंदर रिलीज हो जाते हैं। अब हमने पढ़ा कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड है उसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के फोटो सिस्टम फर्स्ट को चला जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, जिससे यहाँ पे गैप क्रिएट होता है। अब ये गैप जो होता है वाटर के ऑक्सीडेशन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उसके थ्रू फोटो सिस्टम सेकेंड का गैप जो है भरा जाता है। फोटो सिस्टम सेकेंड का मतलब उसके रिएक्शन सेंटर का। यहाँ पे देखिए रेड कलर से शो किया गया, ये वाटर ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो फोटो सिस्टम सेकेंड के साथ जो है आपका क्लोजली एसोसिएटेड होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तब ये कॉम्प्लेक्स जिसे वाटर ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको हमने यहाँ रेड से शो कर रखा है, वाटर को ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन लेता है और जो है फोटो सिस्टम सेकेंड को ट्रांसफर कर देता है, जिससे जो फोटो सिस्टम सेकेंड का जो गैप होता है फिल हो जाता है। इस तरह से जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉनों का डोनर जो होता है
आपका वाटर होता है। वाटर जो प्लांट में फाइनल इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है। मतलब इस पूरे प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन के रिडक्शन के लिए जो है NADP के रिडक्शन के लिए इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वाटर से आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि NADP के रिडक्शन के लिए फाइनल इलेक्ट्रॉन का डोनर कौन होता है, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन का डोनर जो है वाटर ही होता है। और यहाँ पे भी जो आपका वाटर के ऑक्सीडेशन पे प्रोटॉन बनते हैं, देखिए यहाँ पे 4 प्रोटॉन है जो यहाँ पे रिलीज कर दिए जाते हैं, जिससे भी यहाँ पे जो आपका प्रोटॉनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। थर्ड जो प्रोसेस है जो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्रिएट करती है, मतलब यहाँ पे प्रोटॉनों की स्ट्रोमल साइड में प्रोटॉनों की कमी करती है और यहाँ प्रोटॉनों की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाती है, ये होती है NADP रिडक्टेज एंजाइम। NADP रिडक्टेज एंजाइम की मदद से जो स्ट्रोमा का प्रोटॉन होता है NADP के रिडक्शन में यूज हो जाता है, जिससे यहाँ पे प्रोटॉनों की कमी होती है। अब देखिए प्रोटॉनों की कमी जब स्ट्रोमल साइड में हो जाती है और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, तो इससे pH डिफरेंस में काफ़ी अंतर आ जाता है। इधर का pH आपको एल्कलाइन मिलेगा और इधर का pH एसिडिक मिलेगा, या यहाँ का pH बहुत लो मिलेगा। अब क्या होगा, अंदर जो पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा मेम्ब्रेन के क्रॉस और इधर जो है नेगेटिव चार्ज, जिससे आपका जो है ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है इसके कारण एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी बन जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है इसके क्रॉस। अब हमने बताया कि प्रोटॉन जो होते हैं मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन इनके लिए इम्परमेबल होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे कहते हैं ATPase सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, टेज कॉम्प्लेक्स। यहीं पे ATP का फॉर्मेशन होता है। जब ये प्रोटॉनों का ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो इसका जो पहला जो पार्ट होता है CF0, C मीन्स होता है क्लोरोप्लास्ट, CF0 कॉम्प्लेक्स होता है जो प्रोटॉन चैनल का काम करता है। और ये दूसरा जो होता है CF1, C फॉर क्लोरोप्लास्ट, ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पे ATP की सिंथेसिस होती है। तो जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट एक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एक लिमिट से अधिक हो जाते हैं, तो ये चैनल खुल जाता है और तेजी से प्रोटॉन बाहर की तरफ रस होते हैं। जब प्रोटॉन रस करते हैं बाहर की तरफ, तो उसी समय उसी की एनर्जी का यूज़ करके ATP का सिंथेसिस हो जाता है। इस तरह से आपका जो है ATP का सिंथेसिस होता है। इसे केमोऑस्मोटिक थ्योरी कहते हैं, जहाँ पे आपका पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है इनसाइड में प्रोटॉनों के अमाउंट को बढ़ा करके, जिससे आपका पोटेंशियल एनर्जी मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है स्टोर